अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जे हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज पीडीएम का इजलास जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि या आर होगा या फिर पार होगा, लेकिन फैसला बहरहाल ये हुआ कि अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करवाएंगे। इसके बाद होगा क्या, अभी तक सूरत हाल जो है वो फाइनल नहीं हो सकी, हतमी तौर पर जो है वो कोई भी बात सामने नहीं आ सकी। आज भी हमने देखा कि पीडीएम क़यादत सर जोड़कर बैठी रही, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि इस्तीफे किस वक्त ढाल बनाकर इनके मुंह पर मारने हैं ये भी जल्द तय किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब इजलास के बाद क्या कह रहे थे, सुनिएगा जरा, उसके बाद फिर इस पर मत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज ये भी कहा कि जलसे जुलूस कब होंगे, क्या शेड्यूल तय किया जाएगा, इस बारे में भी उन्होंने बात की। क्या कहा सुनिएगा जरा। और नाज़रीन, खबर यह भी है कि आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस्तीफों के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी भी करवाई, तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी करवाते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से स्टिल तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आज भी साफ़ी ने जब बिलावल भुट्टो से इस्तीफों के मामले पर सवाल किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि सीसी इजलास में जो भी फैसला होगा, पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी वही सबका फैसला होगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि हुकूमत को घर भेजने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा वो किया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब एतजाज एहसन साहब ने। एतजाज एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, आज भी हमने देखा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि अभी तक क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी फैसला नहीं किया गया इस्तीफों के मामले पर? मैं तो अभी इस मीटिंग में नहीं था, स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग जो है जी, तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि क्या कहा गया और क्या क्या नहीं कहा गया। तो साहब, ये एहतशाम बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से अपोजिशन का अलायंस इस हद तक आगे चला गया कि वो कहते हैं कि जी ठीक है, मर जाएंगे मार देंगे और ये फैसला ये शो डाउन होकर रहेगा 13 दिसंबर को, आपको क्या लगता है? वैसे तो तारीख सियासी हमारी यही बताती है कि जलसे जुलूसों से, लॉन्ग मार्च और इस शटर डाउन से हुकूमतें नहीं जाया करती। क्या लगता है कि हुकूमत क्या हासिल कर पाएगी और इवेंचुअली इस्तीफे भी लगता है कुछ लोग कहते हैं नहीं देंगे, तो फिर क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा अपोजिशन का? अपोजिशन अगर बहुत सारे इस्तीफे दे के और एक ऐसी मिनी जनरल इलेक्शन करवा देती है जिसमें फर्ज करो 100-150 हल्कों में इलेक्शन हो रहा हो, तो ये उसके लिए काफी कामयाबी होगी, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है हुकूमत अगर बाई इलेक्शन हो। ये इसमें कुछ काउंटर पॉइंट्स भी हैं जो सोचने वाले हैं कि असेंबलियां तो नहीं जाएंगी अगर 150 या 250 MNA इस्तीफा भी दे दें, तो कौमी असेंबली जब तक उसके पास 84 बंदे हैं जो कि कोरम के लिए पूरे हैं, तो 84 अगर MNA हैं और वो इस्तीफा नहीं देना चाहते और वो इजलास में बैठे हुए हैं, तो वो इजलास वो सारी कौमी असेंबली है। और अगर वो 84 से कम भी हो जाते हैं, 66 भी हो जाते हैं, तो वो तय कर लेते हैं कि कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा कोरम, जब तक फ्लोर से पॉइंट आउट ना हो स्पीकर गिनती नहीं करा सकता, तो वो फिर तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक, फिर बाई इलेक्शन होंगे। अब बाई इलेक्शन होंगे उसमें एक दुश्वारी आएगी अपोजिशन को। अगर ये इस्तीफे दे दे सारे पंजाब में और अपने सारे कौमी असेंबली में और सिंध की हुकूमत भी छोड़ दे, जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। इनके पास कोई हुकूमत नहीं है, बाकियों के पास नंबर्स कुछ होंगे पर कोई हुकूमत नहीं है। अब अगर जहां तक ये 3 सूबों का ताल्लुक है जिनमें चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व नहीं करते और प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व नहीं करता, तो प्राइम मिनिस्टर और ये चीफ मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, कोई केयर टेकर नहीं आएगा। फिर वो बाई इलेक्शन यही हुकूमत में रह के कराएंगे, हुक्मरान यही होंगे
और इलेक्शन बाई इलेक्शन। अच्छा, सिंध तो में सर हम जी सिंध में हम चूंकि इस्तीफा दे गए होंगे, अगर ये इस तरह हो जाता है, मुझे नहीं पता किधर किस तरह जाता है, पर अगर ये इसी तरह जाता है तो सिंध में हम हुकूमत छोड़ चुके होंगे और एक केयर टेकर वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर वजीर आला इलेक्शन कराएगा, जिसका हमें नुकसान भी है। अब इसका एक रियाजी का भी इशू देख लें। रियाजी, इमरान खान के फर्ज कीजिए 172 बंदे हैं, यानी उसके पास मेजॉरिटी इतनी है, एक की मेजॉरिटी है। अब अगर बाई इलेक्शन होते हैं, किसी भी सूरत होते हैं, चाहे ऑपोजिशन लड़ भी रही हो, बाई इलेक्शन में मुकाबले में भी आ जाए, तो कुछ सीटें तो मजीद लेगा इमरान खान। ये तो नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन हर सीट पे ही जीत जाएगी। वो 10-12 ले जाता है, और 100 पे अगर मुकाबला हो रहा है, 150 पे मुकाबला हो रहा है, वो 30 ले जाता है, तो उसके तो 172 के 192 हो गए। सही। वो तो उसको तो मुस्तकम हो गया और हमारे कम हो गए। इसमें तो साहब अगला सिनेरियो जो पेश किया जा रहा है, ओपोजिशन के लोग कहते हैं कि अभी आपने कहा कि बाई इलेक्शन हो जाएंगे, ओपोजिशन के लोग कहते हैं कि जी हम देखेंगे बाई इलेक्शन कैसे होते हैं, किसी सूरत में नहीं होने देंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी असल मसला ये है कि सेनेट के इलेक्शन है जिसमें 53 के करीब ओपोजिशन के लोग जो है ना वो रिटायर हो जाएंगे। उनका ये ख्याल है कि जी फिर अगर पीटीआई जो है ना वो एक अच्छी बड़ी अपनी एक बड़ी ताकत बना लेगी वहाँ पे सेनेट में, तो आइंदा के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें करने में कामयाब हो जाएगी, रुकवा देगी बाई इलेक्शन को, और सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले हुकूमत को गिरा दिया जाएगा जिस तरह वो दावा कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत के गिरने के तो दो ही तरीके हैं। कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो हम साथ खड़े हो गए थे जब इमरान खान ने और तारुल कादरी ने धरना दिया था, और नवाज शरीफ बिल्कुल घबराए हुए थे। ये सारे वुज़रा वगैरह बहुत घबराए हुए थे। जब हमने जाके इनका संभाला, खुर्शीद शाह और मैंने, दोनों लीडर्स ऑफ दी ऑपोजिशन, नेशनल असेंबली और सेनेट में, तो बात ये है कि आप इस्तीफे दे देते हैं। हम इस्तीफे दे देते हैं। हम अगर इस्तीफे दे देते हैं, हाउस डिसॉल्व नहीं होता। अगर ऑपोजिशन के वोट सारे निकल जाते हैं तो 27 की 27 या इस वक्त 14 होगी, 14 की 14 सीटें इमरान खान ले जाता है। खैबर में 14 की 14 ले जाता है। सिंध में को उसमें कुछ एमक्यूएम ले जाएगी, कुछ पीटीआई ले जाएगी, हम बाहर रह जाएंगे। बलूचिस्तान में भी जो होगा असेंबली में वो कुछ ले जाएगा, तो बाहर बैठा होगा वो बाहर बैठा रह जाएगा। सेनेट के इलेक्शन में इसका इंतजार नहीं करना कि बाई इलेक्शन हो और फिर वो इलेक्शन हो सेनेट का। सही। ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सर ये तो आप बड़ी जो बात कर रहे हैं, ओपोजिशन तो बड़ी कहते हैं जादीदा ओपोजिशन है, आपके ख्याल में वो ये काम करेगी जिससे उनको इस तरह नुकसान हो, बाई इलेक्शन में भी मारे जाएं और फिर स्ट्रेंथन हो जाए गवर्नमेंट की पोजीशन भी, तो ये करेंगे काम? ये अब मुझे पता नहीं मियां नवाज शरीफ की कहाँ तक कोई पहुंच या रसाई हुई है, और उनके इल्म में क्या है जो मेरे इल्म में नहीं है, या मौलाना के इल्म में क्या है जो मेरे इल्म में नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी को मशवरा ही दे सकता हूँ, और जो पार्टी करेगी, मैं पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ। मैं अच्छा एक चीज आपके मैं फायदा उठा दूँ, एक जुमला सिर्फ बोलूंगा। मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है जाम साहब, कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, कोई फेसबुक मैसेजेस मैं नहीं भेजता, ये सब जाली बनते हैं। ये पीटीआई का भी जाली बनाने वाला एक सेल है, और पीएमएल नवाज में भी जाली बनाने वाला सेल बैठा है, और वो कोई मेरा इधर बना देता है, कोई उधर बना देता है। मैंने कोई ट्विटर अकाउंट, कोई मैसेज नहीं किया और कोई फेसबुक मैसेज नहीं दिया, जो है वो जाली है। अब आप बात कर। ठीक है। अच्छा एतजाज हसन साहब, इनिशियली ये फैसला किया गया है कि अपनी पार्टी कायद को इस्तीफे दिए जाएं अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की जानिब से। टेक्निकली सर ये बताइएगा कि अगर कोई एमएनए अगर कायद को इस्तीफा दे देता है और कायद ही जाके स्पीकर को इस्तीफे जमा करवा देते हैं, तो टेक्निकली क्या इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, या फिर स्पीकर इन पर्सन बुलाकर पूछना होता है कि आप क्या चाहते हैं, आप इस्तीफा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते? स्पीकर को ये तो लाजिम है कि वो एमएनए से पूछे,
और आपको इल्म है कि ये जब पिछली असेंबली बिल्कुल। में ऑपोजिशन की एक पार्टी ने इस्तीफे दिए थे तो 2 साल लगा दिए थे उनको एग्जामिन करते हुए अयाज सादिक साहब ने। अयाज सादिक साहब ने 2 साल ये मुस्लिम लीग नवाज के स्पीकर थे, तो स्पीकर अगर उनका अपना फैसला ही करता रहे और वो लंबा खींच जाए या वो किस्तवार मंजूर करे तो फिर आपकी 10 बाई इलेक्शन हो रही हो जुलाई में, 20 बाई इलेक्शन हो रही हो अगस्त में, 15 बाई इलेक्शन हो रही हो सितंबर में, तो और दूर दराज फैलाई हुई एक नॉर्दर्न एरिया की शुमाली इलाका जात की कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कराची की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इस तरह ये इनको सोचना चाहिए, पीडीएम को सोचना चाहिए और मौलाना साहब को बिलखसूस, क्योंकि मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब का एजेंडा चल रहा है इस ठीक कह रहे हैं, ज्यादातर। सही कह रहे हैं। तो साहब ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की तारीख में 86 लाहौर में जब मरहूमा बेनज़ीर साहब आई थी उससे बड़ा जलसा जुलूस कहते हैं शायद नहीं कभी हुआ, उसमें भी आप देख लें कि कोई हुकूमत नहीं जा पाई थी। 88 में जाके मरहूम जुनेजो की हुकूमत वो भी ज़ियाउल हक ने हटाई थी। तो मेरा सवाल आपसे है कि ये जो तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, पहिया जाम करके, शटर डाउन करके, इस्तीफ़ों की आखिर में बात है, फिर लॉन्ग मार्च भी है, फिर धरना भी है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी की सपोर्ट इनको है अपोजिशन को, या ये कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये इत्तेहाद जो है, ये लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि स्ट्रेंज बेड फॉलोज का ये वो है इत्तेहाद जिनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय इसके कि वो एहतसाब से बचना चाहते हैं। एजाज साहब, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती, माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती पाकिस्तान में। तो किधर निकल जाती है बात, खेल ये किसी के हाथ में नहीं है, ये मौलाना के भी हाथ में नहीं है, ये मरियम बीबी के भी हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। ये ज्यादा बढ़ चढ़ के अगर हम खेलेंगे तो हमें ये नहीं मालूम कि क्या उसके बाद पर्दे के पीछे क्या है और क्या नमूदार हो जाएगा। तो इसमें एहतियात बरतनी जरूरी है। सबसे ज्यादा मुझे जो है, मैं ये चाहता हूँ कि जब मौलाना तकरीर करें मौलाना, तो वो जब ये कहें कि आप जलसे पे आओ, तो वो साथ ये हिदायत दें कि वापस जाके करंटीना में बेटा बैठ जाना, वरना कहीं आपके हमसाए ही आपको करंटीना में ना दिखाना शुरू कर दें, लोग एतराज करेंगे, भाई आप बीमार होने गए हो, मुझे क्यों बीमार करते हो। सही, ठीक है। एतजाज हसन साहब, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि नेशनल डायलॉग होने चाहिए, हम नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं। इससे पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ भी कुछ इस तरह की बात कर चुके हैं। इस वक्त जो सारा माहौल है, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल तसादुम की तरफ जा सकती है। तो आप नहीं समझते कि अब वक्त है कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखती है। मैं तो मुज़ाकरात के हक में हूँ, पार्लियामेंट के हक में हूँ। बीबी शहीद के 1997 के इलेक्शन में सिर्फ 17 एमएलए आए थे, सिर्फ 17। को मान सकता है कि पंजाब में एक भी सीट ना है पीपल्स पार्टी की, कितने बुरे हालात हो जाए। एक सीट नहीं आई थी, बट वो बैठी थी असेंबली में, उसने कहा भी मैंने पार्लियामेंट में रूट नहीं लेना। और यही बात चेयरमैन बिलावल ने की है कि हमारे लिए तो एक एटम बम है। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की ये इस्तीफे दे देना एक एटम बम है। तो बहरहाल फैसला पीपल्स पार्टी की जो क़यादत करेगी उसके हम सब पाबंद हो गए। सही, पर ये इनको एहसास तो होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा कुर्बानी देगी अगर इस्तीफे देगी, और पता नहीं मिलेगा कुछ उसके बदले में कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। इसमें चौधरी साहब, ये कोरोना के बारे में जितनी आपने वजाहत भी किया, और मेरा ख्याल है इसको सीरियसली ले रहे लोग कहते हैं ओपोजिशन भी और गवर्नमेंट दोनों दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स कोरोना के मामले में। आपको क्या लगता है कि अभी इस हवाले से देखिए, वो तो मजाक बन गया है कि जी कोरोना सिर्फ जलसों में होता है, बात सड़कों पे नहीं होता, अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि आप इस हवाले से, जिस तरह वो कहते हैं ये सेकंड वेव बहुत ही खौफनाक है, म्यूटेटेड है, इससे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा, ओपोजिशन वालों पे आपका क्या ख्याल है कि फिर ये जिम्मेदारी कितनी आयद होती है कि कम से कम 2-2.5 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए अपनी तारीख रोक दें या जलसे जुलूस ना करें? हम सभी जिम्मेदार हैं जी इसके, हम सभी जिम्मेदार हैं। वो मलिक गुलाम गिलानी निकले थे जियाउल हक के दौर में, आपको याद होगा, पिंडी में अपने होटल से जियाउल हक के मार्शल लॉ के सेक्रेटेरिएट तक वो अकेले वॉक करते गए थे और हाथ में कतबा उठाया हुआ था जिसपे लिखा था वी आर ऑल गिल्टी, और वो तस्वीर सारे अखबार में, सारी दुनिया में छपी थी। तो ये अब एहतियात करनी चाहिए, और खासकर इस में ये जरूर कहे मरियम बीबी भी और मौलाना साहब भी जो ज्यादा मुतहर्रक है इसमें, और जो कहते हैं कि जलसा जरूर होगा, वही जरूर करें, पर अपने लोगों को कहें कि करंटीना में अभी चले जाएं और करंटीना से आए और करंटीना में वापस जाए। लोगों से मिक्सअप ना करें, ना अपने रिश्तेदारों से, ना अपने मोहल्लेदारों से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों को एहतियात करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब, लेकिन अभी एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसर अहमद शेख साहब, अपोजिशन तो ये कहती है कि इस्तीफे देकर हम हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि अपोजिशन इस्तीफे दे भी दे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंतखाबात करवा कर और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। एहतजाज एहसन साहब से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि अगर बाई इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ही जीतेंगे, ज़ाहिर है कुछ सीट्स तो PTI के हिस्से में भी आएंगी, तो फिर समझ नहीं आती कि आप किस तरीके से हुकूमत को घर भेजने की बातें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी। ये बात ये है कि हमारे यहाँ यही इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं ना, कोई समझ रहे हैं कि ये शायद क्रिकेट का मैच हो रहा है, वो अपने रोब में और अपने ये दबदबे में और अपनी अनाउंस से निकल नहीं पा रहे। देखिए, मुल्क इस तरह नहीं चलते, मुल्क में तो मुकामियत और एक दूसरे को साथ लेके और तब होता है। ये बार बार हमें कहते हैं कि जी कंटेनर हम देंगे, आपने कहा ये जोश इन्होंने दिलवाया कि भाई आप बाहर निकले हम कंटेनर देंगे। अब इस किस्म का, और हर जगह ये यही कहते हैं हम NRO नहीं देंगे, हालांकि NRO देना ना देना इसके बस में ही नहीं है। अब खुद ये मानते हैं कि NRO तो ये दे भी नहीं सकते, लेकिन एक ही बात कर रहे हैं, हमने पहले दिन से इनसे कहा कि चार्ट खानवी करें, क्योंकि आप नए हैं, तजर्बा है नहीं, अहलियत है नहीं, और इनकम्पिटेंस की वजह से मुल्क पे तजर्बे ना करें। तो हम तो पहले दिन से इनसे बैठने को तैयार थे और कहते थे कि मिल बैठ के कोई, चलो आपको नहीं पता, हम मशवरा, हमको ओहदा नहीं ले रहे, लेकिन हम आपको एडवाइस कर देंगे या असेंबली के अंदर। चले उस वक्त नहीं बैठे कैसर अहमद शेख साहब, अभी बैठ जाए ना। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं, हर चीज पर बात होगी, लेकिन करप्शन के केसेस पर बात नहीं होगी। उस वक्त नहीं बैठे तो अभी बैठ जाएं। सही आप कह रहे हैं। देखो, करप्शन पे तो ये कुछ जब कर नहीं सकते, वो तो नैब के हाथ में है। ये तो खामखा ये वो तो अदालतों में केस चल रहे हैं, बिल्कुल चलते रहना चाहिए, कोई भी मना नहीं कर रहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम किए, चाहे वो PTI का है, चाहे हमारी पार्टी का है। देखिए, बात ये मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी बैठना चाहिए दोनों पार्टीज को, एक ना एक कदम पीछे निकलना चाहिए। ये मुल्क का मामला है, ये किसी की जात का मामला नहीं है। मुझे अंदाजा है, हम जाते हैं अपने हलकों में, मुझे अंदाजा है कि पब्लिक का क्या हाल है। जब मैं उतरता ही हूँ अपनी मोटरवे से, फैसलाबाद से चंजोट के लिए जाता हूँ, आप तो खुद वहाँ पे यही एक प्रोग्राम पे सिलसिले में, तो वहाँ पे उतरता ही हूँ तो जो रोड का, जो फैसलाबाद से चंजोट का रोड है, वो इतना खराब है और इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अब लोग तो
वो तो मुंह पे बोलते हैं कि भाई बिल्कुल महंगाई कैसर भी हो अहमद गई, शेख साहब बेरोजगारी। सही कह रहे हैं आप। ये जो मुल्की मसाइल है इस वक्त खासकर कोरोना की जो सूरत हाल है वो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा ताकि कोई हल निकल सके। एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी ये जो पूरा सारा माहौल बना हुआ है, ऑपोजिशन कह रही है कि हम घर भेजेंगे, आज बड़े सख्त जुबान इस्तेमाल की, वो कह रहे हैं कि सही वक्त आएगा तो इस्तीफे हम इनके मुंह पे मारेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि इस्तीफे दें, हम तो बाई इलेक्शन करा के आ जाएंगे, ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कैसे आगे सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं आप? देखिए सोनिया, कौन किसका ब्लफ कॉल करता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं बड़ी अहम हैं। देखें, एक बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा गैम्बल किया है, जुआ खेला है इस वक्त, और वो शायद वो भी तंग आके अपने तौर पे उन्होंने कहा कि इनको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ब्रीफ हिस्ट्री भी पाकिस्तान की देख लें ना, 53 में क्या हुआ था, इलेक्शन से ही आपने देखा कि उस वक्त की हुकूमत से मुस्लिम लीग जो है ना, वो जो बरसे इक़्तिदार थी उसको अपना अवामी लीग, मुजीबुर रहमान ने और निज़ाम इस्लाम पार्टी ने मिलकर उनको निकाला था। फिर 64 में आप देख लें क्या हुआ ना, अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा जना ने इलेक्शन लड़ा था, ठीक है जी, मोहतरमा फातिमा जना ने वो इलेक्शन हार गई थी। फिर बीच में MRD की मूवमेंट, बाद में फिर 77 में क्या हुआ, 77 में आप देख लें सारी चीज़ें तय हो गई थी, दोबारा से इलेक्शन के लिए तैयार हो गए थे भुट्टो साहब, जियाउल लक ने शब खून मारा, चले गए। हुकूमतों का वक्त नहीं पूरे करना। नहीं, पर अब देखिए सवाल इस वक्त यह है कि अभी हुकूमत क्या कर सकती है। देखिए, मेरा ख्याल है ये बड़ी पहले दिन मुझे लगता है कि ये आज खुशाइन बात हुई, वरना तो हुकूमत भी सियासत कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है। कि आज उन्होंने जब कहा कि जी पार्लियामेंट में आए बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत को, अपोजिशन को ये कंसीड करना चाहिए और जाकर उनसे बात करनी चाहिए। और मैक्सिमम आमतौर पे होता है कि भी आप अपनी डिमांड लेके जाते हैं, कितनी बातें आप बनवा लेते हैं, हो सकता है इलेक्शन पे आप अर्ली इलेक्शन पे बात हो जाए, कुछ और बीच का रास्ता निकल जाए। अगर ये मकसद यही है कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शन से बचना है और फौरी तौर पे निकालना, बज़ाहिर तो नहीं लगता। आपने देखा कि ज़ुबैर साहब हमारे प्रोग्राम में कह के चले गए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के नहीं लगता बाजार की हुकूमत चली जाएगी, धरनों की सियासत नहीं जाएगी। अब सवाल यह है कि इस वक्त डेस्परेशन, इस वक्त इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों है? देखिए, सियासी बहरान वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं तो पैदा हो सकता है अगर इस्तीफे दे देते हैं, लेकिन सब उससे पहले आप देख लें जो इफ्सन बट के साथ बातें हो रही हैं, पूरी तरह आज भी हम देख लें जो अंदर से तलात आ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी के दूर हो नहीं पा रहे। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा और उनके साथ जिनके एक सीट है उनके साहबजादे की मौलाना फजल रहमान साहब, वही तुले हुए हैं कि किस तरीके से इनको इस तरफ लेके जाया जाए। देखिए, अब आगे चल के कितना आसान होगा। अब ठीक है, आप इस्तीफे दे देंगे अपने पार्टी के हेड्स को, कब इस्तेमाल होंगे? वाहिद हल इसका शेख साहब यही है कि आप इज्तिमाई इस्तीफे दें और फिर अदम एतमाद या इस्तीफे दें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, ठीक है ना। बेहतर तो यही है कि अदम एतमाद से भी असल बात जो है ना वो सामने आ सकती है, लेकिन इस्तीफों से हो सकता है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हम दोबारा से इलेक्शन करा देंगे। तो मैं अगर शेख साहब आपसे पूछूं वन लाइनर कि ये सारा जो जुआ खेला जा रहा है, इसमें एंड गेम में क्या लगता है आपको, क्या अचीव कर लेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 65 में और 71 में पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई। इवन वार के बाद भी जो कुछ भी हुआ उसके बाद टेबल पे आके बैठना पड़ा। अभी कोई भी मुज़ाकरात के बगैर तो दुनिया में कोई मसले का नहीं है। तो हमारी अपना मुल्क है और हम अपने मुल्क के लोग हैं। साहब ने तो आज कह दिया किसी सूरत में बात नहीं होगी, इलेक्टेड लोग हैं। वो आपके लाइंस के हेड कह रहे हैं कि बिल्कुल बात नहीं होगी। आप तो अच्छी बात कर रहे हैं। असल में हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसा माहौल ही ना पैदा करे जो कुछ हो के है। उन्होंने तो कोई मानने से इनकार कर दिया, किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया, और जो रोज जोश दिलाते हैं, अच्छा ये आप निकले हम कंटेनर देंगे, आप कैसे हो सकते हैं, आप रिजाइन करें, हम इलेक्शन करा देंगे, बजाय कि कोई मुफाहमत की एक दूसरे से। अब ये कह रहे हैं ना, तो यही बात तो हम इनसे बड़ा अरसा करते रहे। अब हालात इतने चेंज हो गए हैं, लोगों का इतना प्रेशर है हमारे पास। जब हम जाते हैं ना हल्कों में तो वो हमें कहते हैं साहब पहले तो हमें दिहाड़ी मिल जाती, दिहाड़ी नहीं है। देखिए, एक जो हम छोड़ के गए थे ना, वो 320 अरब डॉलर था, वो हो गया 280 अरब डॉलर। अच्छा, उसमें से भी बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े जिम्मेदार, वो ज्यादा उस केक का चंक भी काट लिया और बाकी लोगों के लिए कुछ रहा नहीं। मैं आपको एक बड़ी एहतशाम साहब एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, जरा जरूर समझिएगा। मेरे पास फिगर्स हैं, इस साल जो रिटर्न दाखिल हुए हैं ना, वो पिछले साल 16.5 लाख हुए हैं। 16.5। अब लोगों की आमदनी तो ये रह गई ना, किधर है? जो लोग कहते हैं कि हमारी टैक्सेबल है, यानी जिनकी आमदनी 16.5 लाख रह गए,
और टाइम खत्म हो गया, अब 29 लाख की बजाय। एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त यानी बात करता हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि हम फौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे हैं। मैं कहता हूँ ये रह सकते ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमने 2018 में फौज को जो डिफेंस का पैसे दिए ना, वो 11 बिलियन थे, तो ये इन्होंने कम करके अब 10 बिलियन कर दे। एग्जैक्ट फिगर है, हमारे वक्त 11.5 बिलियन थे और अब इन्होंने कर दिया। लेकिन शेख साहब, माजरत के साथ, अगर हुकूमत भी अगर होश के नाखून नहीं ले रही, तो आपकी पार्टी भी, सारी पार्टियां भी यही कर रही हैं। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आज आखिरी दिन था, कल 16.5 लाख टोटल इसमें रिटर्न फाइल हुई है और उसमें कहा जा रहा है कि 2.5 लाख के करीब ऐसी हैं जिनमें कुछ ऑब्जेक्शन है। अगर वो मान भी लाए तो ये 20 लाख हो जाएंगी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में फिर 7 लाख ये रिटर्न कम होंगी। ये बहुत कम हो गए, तो आप अंदाजा कर लीजिए ना, लोगों की आमदनी कम हो गई, महंगाई हो गई। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अंदाजा कीजिए कि इंडिया का डिफेंस बढ़ रहा है। यानी पिछले साल इंडिया का डिफेंस था 66 बिलियन, जो अब हो गया 71 बिलियन डॉलर, 71.1 एग्जैक्ट है बिलियन डॉलर। यानी पहले वो हमसे 6.25 गुना थे, अब वो 7 गुना उनका डिफेंस। अब हम मुकाबला क्या करना चाह रहे हैं अब? और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबको रियलाइज करना होगा, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। ये कह रहे हैं माजरत के साथ लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी क़यादत बाहर बैठी हुई है और बाहर बैठ के लोगों को यहाँ पे वो फंसा रहे हैं। वो कहते हैं जिस तरह के जी, अगर आपने कुछ करना है तो पाकिस्तान में आ जाए, हम आपको फॉलो करेंगे, आपकी सही, ठीक है। और कैसर अहमद शेख साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, ज़ाहिर हुकूमत के तो मसाइल हैं परफॉर्मेंस के, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है। अगर हुकूमत ना लायक है तो फिर अपोजिशन भी कोई हिकमत अमली उनके पास भी नहीं है। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी ये जो सारा माहौल बना हुआ है, इसका हल क्या लगता है आपको? हल बड़ा आसान है, बैठेंगे तो हल निकलने की बात हो सकती है, लेकिन फजल रहमान साहब कहते हैं हमने बैठना ही नहीं है। चलें, ये तो इनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है सारे मामले में। जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि जी इलेक्शन चोरी हो गया, ये जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था ये बैठ गया था, लेकिन दूसरी तरफ वो दलाल ये दिए जा रहे हैं कि जी जितने लोग वहाँ पे इस सिस्टम में जब जो बैठ गया था, सारे के सारे जो लोग हारे हैं वो पीटीआई के, एक भी बंदा जो है ना वो इनका नहीं है कि जो वो साओ। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी टोटल पिटीशन, शेख साहब वो कहते हैं कि 9 थी पीपल्स पार्टी की, 24 के करीब आप लोगों की थी, टोटल वो कहते हैं कि 210 पिटीशन थी, वो अक्टूबर में सारी की सारी रिजॉल्व हो गई हैं, लिहाजा कोई इशू नहीं रहा। दूसरा वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि जी जो असल इशूज़ हैं वो कुछ और हैं और डिमांड कुछ और की जा रही है। तो शहबाज गिल साहब कहते हैं जी खोता मरिया है खारिया दे तो सोग जरा मना रहे ने वजीराबाद। तो आपको क्या लगता है कि जी अभी एक ऑफर भी कर दी गई है बातचीत की और फिर ये आरटीएस सिस्टम बैठ भी गया, उसके बाद और भी अब लोग कह रहे हैं कि जी आज इलेक्शन करवा दिया जाए, हुकूमत चली भी जाए, कल आपकी हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की आए, फिर यही मसाइल होंगे। बार बार लोग कहते हैं अगर रिफॉर्म नहीं होंगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म, तो आप बैठ जाइए, जो आपको दावत दी है बैठ के प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें मनवा सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका नहीं है, बजाय इसके कि आप फिर अक्टूबर नवंबर भी आ जाएगा, दिसंबर भी आ जाएगा, फिर पता चले जी उसी तनख्वाह में गुजारा करना है, कुछ हुकूमत वहीं बैठी हुई है। एहतशाम साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम तो कहते रहे, ये अभी ये कह रहे हैं ना, इन्होंने लेट पोस्ट कर दिया जब टेम्पो इतना बढ़ गया, लोगों का इतनी ज्यादा शिकायत आ गई। पहले दिन से हम तो यही बात कर रहे थे और यही तरीका था, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि बगैर बैठे तो कोई मसला हल नहीं होता। लेकिन ये इतना इन्होंने हमें शय दी और इतना ज्यादा इश्तियाल दिया, लेकिन रोज दुश्नाम तराजी, किसी का नाम इज्जत से तो लेते ही नहीं है, वो हर एक को सिर्फ दुश्नाम ही करते हैं। और आप आजकल तो आप भी यही कर रहे हैं माजरत के साथ, आपकी लीडर भी यही कर रही है, झूठा, चोर, चक्का, नालायक, नाहल, ताबेदार, पता नहीं कौन कौन से खिताबात दे रही हैं वो। नाअहल तो ये है, इनकम्पिटेंट तो ये है। अभी देखिए एक लेटेस्ट आया कि जो RLNG इन्होंने खरीदनी थी ना जून में, तो वो जून में नहीं, जो दिसंबर का खरीदना था। मैं खुद पेट्रोकेमिकल का बिजनेस करता हूँ, मैं तो माजरत के साथ LNG की ना बात करें, उसमें फंस जाएंगे बासी साहब। वैसे तो रोज दावा करते हैं, वो जिस तरीके से वहां पे माल बनाया गया है, वो जिस तरीके से $5 लाख
हर महीने दिए, हर रोजाना पे किए जा रहे हैं कि वो ना टर्मिनल लगा ना गैस आई। 5.5 सेंट पे कितनी थी एहतशाम साहब, ये रेट था। मैं आपको उसका बिजनेस करता हूँ, मुझे पूरी डिटेल का पता है। 5.5 सेंट का प्राइस थी, और अगर ले लेते जून जुलाई में, इंडिया ने खरीदी, दूसरे मुल्कों ने खरीदी, अब हमने खुद इसने प्रोडक्ट खरीदे उस वक्त जून के वक्त जब रेट बेहतर थे, और दिसंबर के लिए और सर्दियों के लिए। शेख साहब माजिद के साथ 1.5 साल तक तो आप ये प्राइस बता ही नहीं रहे थे कि ये खुफिया है। इस हवाले से कितना एहतजाज हुआ, जब भी बात होती थी जब शायद खकान अब्बासी साहब कहते थे कि ये जी बात हम ये पब्लिक को नहीं बता सकते, तो देखो ना शक और शुबहात तो आपने पहले ही पैदा कर दिए थे। नहीं, कई जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना जी, दुनिया में कई ऐसी चीज होती है, हम भी प्राइवेट बिजनेस भी करते हैं। वो कहता है जी करने वाला कि भाई आप ये प्राइवेट सीक्रेट आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं और आप इसको किसी को नहीं बताइएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड। क्या हमने महंगी खरीदी, क्या उस वक्त दूसरे मुल्कों ने किस भाव पे खरीदी और हमने किस भाव पे खरीदी, देखना तो ये चाहिए ना। ये तो अब एक चीज, अगर हमें कोई स्पेशल रेट दे रहा है, कोई फेवर कर रहा है पाकिस्तान को, तो वो फेवर अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे तो दूसरों के लिए भी उनको वही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो अपना माल ही नहीं बेच सकेंगे। ये एक बिजनेस की, अच्छा मैं कह ये रहा था कि 37 अरब रुपए का तो ये नुकसान हो गया इनकी इनकम्पिटेंसी। आप कहते हैं नायल भी ना कहें, ठीक है, क्या कहूं कि जब आए इनको आज खुद मान रहे हैं। मैं यही कहता रहा शाम साहब और हमारे दोस्त कहते रहे फाइनेंस कमेटी में कि IMF के पास जल्द से जल्द जाएं जब इनकी हुकूमत बनी। और असद उमर साहब तो कल मान गए, प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट कर लिया कि सबसे बड़ा नुकसान हुआ, देश से IMF के पास गैस का नुकसान हुआ, ये तो मान गए अपनी गलती को। वही मैं कह रहा हूँ, आज तो एडमिट कर रहे हैं, हम तो उस वक्त ही बता रहे थे। तो ये इनकी इनकम्पिटेंस में क्या कहूँ, इसका आप वर्ड बता दें कि पाकिस्तान को नुकसान अरबों डॉलर का हो रहा है, तो ये अब मान रहे हैं भाई। हम कह रहे हैं कई प्रोग्राम हों, ठीक है, लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, आपको नहीं लगता कि PTI पहली बार गवर्नमेंट में है, वो ये कहते हैं कि हमें मुल्क ही ऐसा मिला है कि मामलात सही करने में, ठीक करने में वक्त लगेगा, तो आपको नहीं लगता कि 2-2.5 साल मजीद इस हुकूमत को फेयर चांस मिलना चाहिए, वक्त पूरा करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी बात करते रहे कि मुंतखब हुकूमतों को वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता, ये शिकवा किया जाता रहा। आप भी वही कर रहे हैं, घर भेजने की बात कर रहे हैं। तो अगर आज आप इमरान खान को हटा दें तो वो फिर आपकी हुकूमत को नहीं चलने देंगे, तो फिर कैसे तरक्की करेगा मुल्क? यही होता रहेगा। और 2013 में पीपल्स पार्टी ने यही कहा था ना कि जी धांधली हुई है, ROs का इलेक्शन कहा गया था जरदारी साहब की तरफ से, लेकिन उन्होंने फिर 5 साल तक आपको नहीं छेड़ा। नहीं, वो बात सही है। देखिए ना, बात ये है कि कोई आया हुकूमत, तो अगर सही इलेक्शन होते, हमारा तो ये कहना है आप ऐसा करें मेरे हल्के में चले जाएं, चिड़ियोट में, किसी देहात में। आज भी मैं जीता हूं इलेक्शन, बाल चाकिंग मेरी नहीं है, अपोनेंट की सिर्फ बाल चाकिंग वहां इस वक्त भी मौजूद है, और मेरी किसी देहात में उन्होंने मुझे बाल चाकिंग भी नहीं करने दी। प्री पोल जो रिगिंग हुई है ना, वो ज्यादा है पोल के। बहरहाल मैं उस तफसील में नहीं जाता, मैं ये इनसे कह रहा हूं कि इनकी इनकम्पिटेंस इतनी ज्यादा बढ़, अगर मुल्क हमने छोड़ा था 320 अरब डॉलर का एक केक छोड़ा था, वो 280 हो गया। लेकिन शेख साहब माजद के साथ देखें ना, जिसकी बुनियाद पे आप तहरीक चला रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्रॉड हुआ था, आप इलेक्शन चोरी हुआ था, देखें ना कोई सबूत हो ना। सबसे ज्यादा क्रेडिबल जो अदारा है वो यूरोपियन यूनियन का है, उनके मुबस्सरीन आके कह गए कि जी शफाफ इलेक्शन हुए थे। फाफन ने कह दिया, पाकिस्तानी इस अदारे ने, कि जी शफाफ इलेक्शन हुए थे, बल्कि कहा जी 2013 से बेहतर इलेक्शन हुए। फिर पिटीशन जी तो आपने कितनी डाली थी? आपने 24 पिटीशन डाली, 26 तो PTI ने डाली थी, उसको भी आपने परसू नहीं किया। मतलब है आपका केस ऑन ग्राउंड भी और किताबों में भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको आप परसू कर सकें। बड़ी आसान सी मैं बात बताता हूं। अगर आप ये कहते हैं कोई एक वफद भेजे मेरे हल्के में, अब बताइए कि अगर मेरी बाल चाकिंग ही आप किसी देहात में नहीं करते, मेरे 200 देहात हैं मेरे हल्के में, इस वक्त कई बाल चाकिंग मेरे अपोनेंट की जो हारे हैं उनकी है, मेरी नहीं है। जब मुझे आप इश्तिहार ही नहीं लगाने देंगे, मुझे कई बात मेरे को बार आपको एक मिसाल दे रहे हैं ना, वो PTI वाले लोग शेख साहब कह रहे हैं कि RTS सिस्टम बैठने से जहां जहां पे जो लोग हारे हैं वो सारे PTI के हारे हैं, कोई अपना पीपल्स पार्टी का PMLN का नहीं हारा। मतलब अगर RTS सिस्टम अक्टूबर ने बिठाया तो PTI क्यों हारेगी? नहीं, या तो इसका प्रूफ दे। मैं कह रहा हूं इलेक्शन से पहले, अच्छा ये बताएं कि मेरे हल्के में नीचे मुझे MPA कोई नहीं खड़ा होने को तैयार था, इतना डराया गया था, इतना उनको इलेक्शन से पहले असल बात हुई है। तो ये देखिए ना,
कोई एमपीए नीचे नहीं होता था। हमारे चंडियोट के दूसरे हलके से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। मुझे अपने बेटे को कराची से ला के, जो कभी चंडियोट गया ही नहीं था, उसको खड़ा करना पड़ा चंडियोट की दूसरी सीट के एमएनए के लिए, और नीचे कोई एमपीए नहीं था मुस्लिम लीग का। जो खड़ा होता उसको, वो क्या करे, वहां के हालात आप समझते हैं, इंटीरियर के हालात। एहतशाम भाई, मैं सिंसियरली आपसे बात कर रहा हूं, अगर इस तरह के इलेक्शन होंगे ना तो इसमें किसी को एतबार नहीं होगा। हल्के में जाके आप किसी से पूछ लें फिर रिफॉर्म कि होनी हुआ चाहिए क्या ना। है, किस तरह इलेक्शन। आप ये बात मानते हैं ना कि ये पहले फिर रिफॉर्म करवाई जाए, फिर अगला इलेक्शन की तरफ जाए, बजाय इसके कि जो टकरा के इलेक्शन कराएं और फिर पता चले जी इससे ज्यादा लीथल साबित होगा इमरान खान आपके लिए, अगर आप जीत भी जाते हैं तो। ये कोई आपसे अगर रिफॉर्म नहीं होंगे तो फिर पॉसिबल है। अगर इलेक्शन इस तरह मैनिपुलेटेड होंगे और डीसी, वहां पे डीसी जो बैठे हैं, वो जब चाहे मेरे खिलाफ रोज वो मुझे कह देते थे कि ये आप फलां खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फलां खिलाफ, ऐसे ही खामखा। मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं, मैंने 6 इलेक्शन लड़े हैं, किसी और इलेक्शन में मैंने खिलाफ वर्जी नहीं की। चंद बंदे मेरे कहीं जाते थे कन्वर्सिंग करने, तो उनको उनके खिलाफ बुला लेते थे, 2-2 घंटे मुझे बाहर बिठाए रखते थे कि नहीं जी आपने खिलाफ वर्जी। अब इस तरह इलेक्शन ठीक नहीं है, होते। लेकिन कैसर अहमद शेख साहब, गवर्नमेंट फिर ये भी बात करती है ना कि 2.5 साल बाद इन्हें धांधली क्यों याद आई है, पहले भी तो इस पर बात की जा सकती थी। बहरहाल हम एहतशाम साहब आपकी तरफ आएंगे, क्विकली इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान, अब पहिया-जाम हड़ताल की बात करते हैं, शटर डाउन की बात करते हैं, अपोजिशन कह रही है एहतजाज पुरअमन होगा, तो आपको लगता है कि ये सूरत हाल तसादुम की तरफ जा सकती है, तो कानून हाथ में लेने की बातें नहीं हो रही? लेकिन तसादम तो इमिनेंट है। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हर सूरत में हम लाहौर का जलसा करेंगे 13 तारीख का, और जबकि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी कोरोना है, फिर जिस हवाले से हाई कोर्ट ने भी कहा कि जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, उनको बंद होना चाहिए, फिर भी अगर वो तुलेंगे उनको किसने क्या गारंटी की है? आप कह रहे हैं कि सूरत हाल तसादुम की तरफ जा सकता है। शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब मौजूद है। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।